इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लास्ट के 5 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि जीके और जीए में आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। सो आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020 और मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो फॉलो करता था जिससे मैं कंसिस्टेंटली 2 बार लिस्ट 1 में आ पाया हूँ टायर 1 के बाद, वही स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। देखो, फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स मैं पहले नहीं पढ़ता था, इसको आप करंट अफेयर्स में भी काउंट कर सकते हो क्योंकि मोस्टली ये जो टॉपिक्स हैं ये करंट अफेयर्स के हैं। अब ये रहते हैं जनरली 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से सिर्फ ये वाले टॉपिक्स अगर आप तैयार करोगे जो मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, उसमें आप 3 से 4 कर पाओगे, ठीक है। और बाकी आपके होते हैं स्टैटिक टॉपिक्स। अब स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। इसमें से भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि 5 से 10 क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। तो 5 से 10 का भी एवरेज मान लेते हैं 7 और यहाँ पे मान लेते हैं 4, तो 11 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए जीके में ज़्यादा तैयारी के बिना। कुछ कॉमन सेंस के होते हैं, हो सकता है वो भी आप ठीक कर लो। तो 11-12 भी अगर मान के चलते हो, अगर आपके ठीक हो गए तो बाकी भी बचे 13 क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट करता था। इसे मैं गेस वर्क, तुक्का बोल सकते हो आप, तुक्के मारता था मैं बाकी 13। और आप देख लेना जितने भी टॉपर्स हैं ना, वो हमेशा आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करते दिखेंगे, टायर 1 में स्पेशली। रीजन क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, आप एक ऑप्शन पकड़ के भी मान लो ए ए ए ऐसे भी मार रहे हो ना, तो भी नेट नेगेटिव नहीं जाएंगे आपके, कुछ ना कुछ आधा 1-2 नंबर पॉजिटिव में ही आएंगे। तो सेफ रहता है मतलब गैस वर्क, इसलिए हम करते हैं। और अगर आपका लक साथ है तो मान लो 3 से 4 नंबर आपके ज्यादा आ गए दूसरे लोगों से, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ठीक होने से हो जाएगा। दो तुक्के नेट में अगर ज्यादा लग गए तो 3 से 4 नंबर ज्यादा आ गए। 3 से 4 रैंक नंबर ज्यादा आने में आप लिस्ट 1 में पहुंच जाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये गैस वर्क करना। तो सबसे पहले देखेंगे ये टॉपिक्स और लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती थी तुक्के मारने की, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, ये जनरली करंट अफेयर्स के होते हैं। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था एसएससी के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैं रिलाय करता था लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के फ्यू डेज में कुछ कंपाइलेशन इकट्ठी कर लेता था इन चीज़ों की, या तो गूगल कर लेता था सिर्फ, और उसमें से ये सब डेटा पढ़ लेता था। 1 या 2 बार पढ़ने के बाद भी मतलब ऑप्शन देख के आंसर याद आ जाता था। तो ये फटाफट देख लेते हैं। तो अब गवर्नर और जो सीएम्स होते हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, ये आपको देखने हैं। फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स हुए ना, ये आपको देख लेने हैं। फिर बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं इंडिया में, उनके हेड्स और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आरबीआई का मुंबई में है, इसरो का कहाँ पे है, सीएपीएफ यानी जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है इनका कहाँ पे है, एफएसएसएआई का कहाँ पे है, कैग का कहाँ पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल बॉडीज आ जाती हैं बहुत सारी। अच्छा, इसरो का बेंगलोर में है, ठीक है। फिर ऐसे ही इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं बहुत सारी, उनके हेड्स और हेडक्वार्टर्स, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे WTO, IMF, FAO का याद नहीं रहता लोगों को, रोम होता है। फिर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड बॉडीज हैं बहुत सारी, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया आपका। तो इस टाइप से जितनी भी बॉडीज हैं ये याद कर लेना कहाँ कहाँ पे हैं। हेड्स 1-1, 2-2 बार पढ़ लेना, याद आ जाएंगे तो ऑप्शन टिक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इंडिया की जो भी रैंक है, रिसेंटली जितनी भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आई हैं ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक एक रिलीज करता था पहले, बंद हो गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन सब में जो इंडिया की रैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, ये याद कर लेना। इसके बाद जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स हैं वो याद कर लेना। बहुत थोड़ा ही डेटा होता है, नेबरिंग कंट्रीज 7-8 ही होती हैं, उनका याद कर लेना। 7 में कि जितने भी रिसेंटली अवार्ड्स प्राइजेज आए हैं, जैसे स्पेशली पद्मा अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, साइंटिफिक मैथमेटिकल अवार्ड्स। अब जैसे खासकर नोबल लॉरिएट, ये रिसेंट के जो ईयर के होते हैं ना, मतलब इस साल के जितने भी नोबल लॉरिएट्स हैं वो आप ढंग से याद कर लेना, बहुत लिमिटेड होते हैं और पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप देख लेना कोई भी एग्जाम है तो इसमें ये 2 या 3 तो आ ही जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट। अच्छा, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स एंड ऑथर्स। अब देखो ये तो बहुत सारी बुक हर साल पब्लिश होती है। आप कहोगे कैसे याद करेंगे, अगर मतलब 10-10 घंटे भी लेके बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि याद ना हो पाए।
इसमें क्या ट्रिक होती है, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई बुक लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखी है, किसी और टॉपिक के ऊपर बुक लिखी है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है ना, जैसे इस टाइप की कि या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर फेमस बॉलीवुड से रिलेटेड है, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सब की बुक्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। या फिर जो फेमस राइटर्स हैं जैसे अमिताभ घोष हो गया आपके, तो इस टाइप के आप देख लेना, सारी देखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं आपके रिसेंट के स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स हैं, जो जीता है उनमें जो अवार्ड्स हैं। फिर अच्छा, इसके अलावा एक चीज पूछी जाती रही है एसएससी में अक्सर, कि जैसे ये पूछ लेंगे रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, दुरंत कप जो है आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे कप्स और ट्रॉफीज हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, खासकर टेनिस के, फुटबॉल के, ये तो आप देख ही लेना, और हॉकी के और क्रिकेट के, ये 4 के देख लेना। फिर 10 में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया कंडक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल मालाबार एक एक्सरसाइज है, तो इस टाइप की एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है वो सब, और कहाँ पे इस साल वो एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, ये आपको पढ़ लेना है। फिर बहुत रिसेंट में जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, किसी प्रोडक्ट के हो गए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, जैसे पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर इंडिया से अगर कोई चूज किया गया है, जो भी उसका ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो ये सब आपको देख लेने हैं जो रिसेंटली न्यूज में रहे। फिर 12th में आता है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट, जैसे G7, G20, WTO, UNFCCC, बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो रिसेंट में हुई है ये समिट्स इंपॉर्टेंट बड़े वाली, वो तो आपको देख लेनी है। अच्छा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई है ना, तो वो ध्यान से देख लेना, ये आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। इसके अलावा एक टॉपिक है डेज एंड इवेंट्स, कि वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन है, एनवायरनमेंट डे कौन से दिन है, ये आता है क्वेश्चन हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में, ये पूछ लिया जाता है। लेकिन देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने ये कभी भी नहीं करा जिंदगी में। रीजन क्या है, आप देखना 365 डेज है, हर दिन कुछ ना कुछ है। अब भाई 365 का डेटा याद करने बैठोगे ना, एक्सेल शीट में बना के भी अगर आप अरेंज करके भी बैठ जाओगे डे वाइज, मेरे को तो नहीं लगता, मेरी तो इतनी रॉट मेमोरी थी नहीं कि भाई मैं 365 डेज, और किसी किसी दिन 2-2, 3-3 भी चीजें होती हैं, तो मेरे से तो कभी याद नहीं होना था। तो मुझे ये बात की रियलाइजेशन थी, मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसमें कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं। आपको करना है तो कंपाइलेशन मिल जाएगी आपको आराम से टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। अब ये आपका डिसीजन है कि मेरे को लगता है ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, इसमें अगर हम कहीं और एफर्ट डाल देना लास्ट के डेज में तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, ये पूछा जाता है हालांकि। अच्छा, ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात आपकी। करंट अफेयर्स के बाद आपके कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स की वजह से ज़्यादा एडिशन नहीं हो रहा होता, वो आते हैं आपके साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसके अलावा भी होते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर। तो देखो, बहुत बड़ा सिलेबस है। जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सारा का सारा आ जाता है, आपका एसएससी का सिलेबस सेम है। अगर लिखने की बात आए तो सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में फर्क है। एसएससी आपका जस्ट अवेयरनेस टेस्ट करता है कि आपको बेसिक बेसिक चीजों के बारे में पता है या नहीं पता है। यूपीएससी आपकी टेस्ट करता है कि मतलब आपको ढंग से पता है उन चीजों के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है काइंड ऑफ। तो हमें यूपीएससी की तैयारी करने नहीं बैठना है, हमें पूरा साल नहीं देना इन सब्जेक्ट्स को, हमें मैथ्स पे मैक्सिमम काम करना होता है, रीजनिंग पे काम करना होता है, इंग्लिश पे काम करना होता है। तो ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस ईयर जैसे मैंने देखे थे, मैंने एनालाइज किए प्रीवियस ईयर उठा के, और कुछ तो होते हैं इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेसिक चीजें, मतलब जो 10वीं तक हम पढ़ते हैं ना क्लास में, वो टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं, वो भी हम भूल गए होते हैं। तो उसके ये जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, जैसे साइंस की बेसिक बातें, इकोनॉमिक्स एक जो बेसिक आदमी को पता होना चाहिए, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले एसएससी के ऑफिसर से या इंस्पेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हो हर चीज के बारे में। तो वही ये चीजें हैं। जैसे प्लांट में जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप से पूछ लिया जाता है, ये ब्लड ग्रुप में आपका है, ये ब्लड ग्रुप आपका है, बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो ये सब पूछ लिया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में जनरल एक पैराग्राफ पढ़ लेना गूगल करके। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स के बारे में गूगल करके विकिपीडिया पे जस्ट एक ब्रीफ में या कहीं से भी ब्रीफ में एक छोटी सी चीज, छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेना। ऐसा मत करना कि पूरी किताब लेके पूरा टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ। अच्छा, फिर ह्यूमन सेल और उसके कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, ये बेसिक बेसिक बातें आप पढ़ लेना।
ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, लीवर होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, लीवर से बाइल जूस निकलता है, इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये सब बेसिक बेसिक ऑर्गन्स देख लेना, उनके क्या फंक्शंस हैं वो देख लेना, क्या जूसेस और एसिड सीक्रेट होते हैं ये देख लेना। फिर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जैसे सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये सारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये सारे जो मतलब है आपके पार्ट्स ऑफ ब्रेन और इनके जो बेसिक फंक्शंस हैं ये तो पता होने चाहिए आपको, ये तो पूछा जाता ही है, मतलब हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो दिखेगा आपको। फिर एक होता है बेसिक कि हमने ना सारी लाइफ फॉर्म को क्लासिफाई कर रखा है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेलिया, एनिमेलिया, ये किंगडम्स होते हैं, तो ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन जस्ट बेसिक पढ़ लेना, एक पेज पढ़ लेना इसके बारे में विकिपीडिया पे, बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ लेना। फिर विटामिन तो बहुत ही मतलब एक पेट क्वेश्चन है कि विटामिन ए है, बी है, इन सब से क्या क्या फायदे होते हैं और इनको ना लेने से क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। फिर बेसिक है स्पेस और गैलेक्सी के बारे में, जैसे ब्लैक होल क्या होता है, स्टार क्या होता है, रेड ड्वार्फ क्या होता है, जायंट स्टार क्या होता है, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट, सुपरनोवा, ये सब क्या होते हैं, बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, लॉज आ रहे हैं फिजिक्स के अक्सर पिछले 2-3 साल से, जैसे लॉज ऑफ न्यूटन पूछ लेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेंगे, पास्कल लॉ, बर्नौली इक्वेशन पूछ लेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछ लेंगे। इसके अलावा भी जो हमने 10th क्लास तक बेसिक बेसिक थ्योरीज या लॉज पढ़े हैं ना साइंस के, वो आप देख लेना, किस किसने दिए हैं ये आप देख लेना। फिर बेसिक आइडिया कि पी वेव्स, एस वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इसके अलावा भी मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं और प्रेशर वेव्स क्या होते हैं, या फिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसफर वेव्स भी बोला जाता है, तो वो सब क्या होता है, ये सब एक बेसिक बेसिक आइडिया वेव्स और ऑसिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है, बेसिक सॉल्ट्स और कंपाउंड, जैसे NaCl है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इनके कॉमन नेम्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, जैसे जिप्सम पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता चल जाएंगे, 10वीं तक की एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, वो आप याद कर लेना, पता भी होंगे आपको मोस्टली सारे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पीरियोडिक टेबल आपको याद है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वगैरह ये सब। तो केमिस्ट्री में एक और चीज़ होती है, केमिस्ट्री में ये मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो ये जो थी ना, जैसे न्यूक्लियस से रिलेटेड गोल्डस्टाइन ने कोई इन्वेंशन करी थी, और भी मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, और उनकी जो मतलब थ्योरीज थी वो सब आप याद कर लेना, जैसे न्यूक्लियस डिटेक्ट किया था, फिर इसके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी पूछ लेना, रदरफोर्ड वगैरह कुछ कॉमन नेम्स है, इनके रिलेटेड आप देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नेम्स, जैसे मेंडली मैंने बताया, न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, जैसे निकोला टेस्ला ने शायद ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी करंट बनाया था, न्यूटन आपको सबको पता ही है, और मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो ये सब आप देख लेना, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे साइंस के, और इनमें से आप देखना दुनिया भर के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे एक ही शिफ्ट में आ जाएंगे, आपको ये जैसे 10-12 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट अगर करा जाएगा तो आपको बहुत सारे शिफ्टों में इनमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद इंडियन पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं करने बैठना, ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे तो खासकर, लेकिन फंडामेंटल राइट है 14 से लेकर 32 तक की, बेसिक बेसिक कुछ डिविजन्स हैं और उनसे रिलेटेड फिर ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 ये राइट टू इक्वालिटी वगैरह है। ठीक है, इसके बाद 18, फिर 19 से राइट टू फ्रीडम स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक बेसिक डिवीजन आपको याद कर लेनी है, और उनके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स हैं आपको ये याद कर लेनी है। अच्छा, अगर आप लक्ष्मीकांत जैसी बुक उठा के बैठोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे कहाँ ये अप्लाई होंगे, क्या इनकी एक्सेप्शंस हैं, इतना सब मेरे को नहीं लगता करने की जरूरत होती है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनके एक एक आर्टिकल याद करने मत बैठना, लेकिन एक बेसिक बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट फॉलो करेगी, या क्या गाइडलाइंस है स्टेट के लिए, वो लिखी है, वो समझ लेना। ठीक है, फिर प्रीएम्बल, ये तो आप याद कर लेना भाई बाय कोर हार्ट, मतलब ये याद कर लेना, वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, ये इसमें से आ जाता है क्वेश्चन, और बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि प्रीएम्बल हम सब ने पढ़ा है, हर टेक्स्ट बुक के सामने लिखा है, लेकिन फिर भी हम गलती कर देंगे, ये ट्रिक होती है बस। अच्छा, पार्लियामेंट की बेसिक फंक्शनिंग, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं, अभी कितने हैं, और कितने कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज कर रखे हैं मैक्सिमम, ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स, किस किस स्टेट में तो एक की काउंसिल नहीं है, ये आप देख लेना। फिर उसके अलावा प्रेसिडेंट गवर्नर की क्या पावर्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, इनके आर्टिकल भी देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, मेन देख लेना। इसके बाद आर्टिकल्स और शेड्यूल जो है ना, रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट हो गया, इमरजेंसी हो गया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हाई कोर्ट, रिट्स,
फिर शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे, ये सारे शेड्यूल्स में जिसमें कि अलग अलग चीजें डिस्कस करी गई हैं, प्रोविजंस डिस्कस करे हैं, ये आप बाय हार्ट याद कर लेना कौन से शेड्यूल में क्या चीज डिस्कस करी गई है, ठीक है। जैसे ओथ वगैरह कौन ऐसे पूछ लेंगे कि ओथ कौन से शेड्यूल में आपकी मेंशन करी गई है, ये बिल्कुल ढंग से याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पता हो। जैसे आरबीआई की फंक्शनिंग, एक तो आरबीआई का कौन सा एक्ट था, 1934 आपका आरबीआई का एक्ट था, जिससे 1935 में आपका आरबीआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये है एफआरबीएम एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या कंट्रोल करता है आपका, एक गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट कंट्रोल करता है जनरली, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस होती है, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपकी आई थी, ये इस आरबीआई एक्ट से आई थी, ये पूछ लिया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कब फंक्शन करती है, कितने टाइम बैठती है, इसके बारे में एक बेसिक सी आप पढ़ लेना। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, कि इंडिया में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी ट्रेड होगा, उसकी जो पेमेंट करी जाएगी और सेटलमेंट करी जाएगी, वो किस तरीके से, किस करेंसी में, किस डॉक्यूमेंट में करी जाएगी, ये इस एक्ट में लिख रखा है। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे आरबीआई की बैंकिंग टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती है, इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन, ये टर्म्स, इनके मतलब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो खोल के भी समझ सकते हो, ठीक है। नहीं तो कहीं से पढ़ोगे, बहुत सिंपल सी चीज है, एक बारी में समझ आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन पढ़ लो कि समझ लो कि होता क्या है एक्चुअली। अच्छा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। मैंने वहां करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आपको हेडक्वार्टर याद करने के लिए कहा था, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स एग्रीमेंट आपका क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम, फिर एसबीटी, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, या चाहिए एसपीटी है एक्चुअली, फिर टीबीटी, ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फिर सब्सिडीज ना कुछ क्लासिफिकेशन कर रखे डब्ल्यूटीओ ने, जैसे ग्रीन सब्सिडीज होती हैं, कुछ ब्लू होती हैं, कुछ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आप देख लेना, इन्हें समझ लेना, ये पूछ लिया जाता है। आईएमएफ में एसडीआर क्या होता है आपका, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, उनके क्या शेयर्स होते हैं मेजर कंट्रीज के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद कर लेना। अच्छा, लास्ट में आपका वर्ल्ड बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर याद कर लेना। अच्छा, एक चीज देख लेना कि वर्ल्ड बैंक एक बॉडी नहीं है, इसकी ना असल में ये 5 बॉडीज हैं जो मिला के एक वर्ल्ड बैंक मिलता है। इसमें ये है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईडीए, आईएफसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, फिर आईसीएसआईडी, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। इन 5 बॉडीज के बारे में बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पे, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स, हिमालय, केटू, डोडा बेटा, अन्नपूर्णा, स्विस एल्प्स, ये सब कहाँ पे हैं, सबसे पहले तो ये याद कर लेना, ठीक है। डोडा बेटा जैसे नीलगिरी में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। अन्नपूर्णा आपकी नेपाल में है, और स्विस एल्प्स आपकी ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड और बाकी यूरोप में भी है, सिर्फ स्विट्जरलैंड में नहीं है। रॉकी आपके नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पीक्स है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, वो सब आप याद कर लेना कि मेजरली कहाँ पे है, कौन सी माउंटेन रेंजेस में है, ये सब आप देख लेना। फिर इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे नाइल है, ये कहाँ पे है, अमेजॉन, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, बाराक आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट की आपकी रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, काफी एग्जाम्स में आ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट मेटल्स और मिनरल्स जो है ना इंडिया के, ये कहाँ मिलते हैं, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्रीज जो होती हैं बहुत सारी, वो भी, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आपकी, वो कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, वो वहाँ पे क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके एस्टेब्लिशमेंट वहाँ क्यों करी गई, इसके बारे में एक बेसिक सा कोई भी आर्टिकल आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लेना। अच्छा, फिर ये है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जैसे आपको पता होगा कि जवार बाजरा महाराष्ट्र में बहुत उगता है, तो इसमें नंबर 1 कौन है प्रोडक्शन में, शुगर केन का प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है। ये बेसिक जो क्रॉप्स होती हैं, मेजर क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट और राइस जो आपका कहाँ ज्यादा उगता है, ये सारी जो मेजर क्रॉप्स है ना, इसका आप देख लेना ये कि इनके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से। फिर आ जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे क्लिफ्स हो गया, टाइप्स ऑफ बीचेस हो गया, ड्यून्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ड्यून्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। फिर रिवर्स जैसे कुछ फीचर्स फॉर्म करती है, जैसे मेंडस फॉर्म करती है, ठीक है, डेल्टास फॉर्म करती है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स कैसे दिखते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, ये देख लेना। फिर अर्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर आप सबने बचपन में पढ़ा है। अब क्रस्ट जो होता है उसमें सियाल और सियामा, आपका जो ओशन क्रस्ट होता है वो सीमा से बनता है,
और जो आपका लैंड का क्रस्ट होता है लिथोस्फीयर होता है वो आपका सियाल से बनता है। पी वेव्स एस वेव्स जैसे मैंने आपको पहले कहा था साइंस में भी वो पढ़ लेना। अर्थक्वेक के बारे में बेसिक पढ़ लेना, कैसे आता है, किस किस रीजन से आता है, इसके इफेक्ट्स वगैरह पढ़ लेना। अच्छा, फिर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ये तो मतलब हर साल ही क्वेश्चन पूछा गया है जहां तक मुझे पता है, और कई शिफ्ट में पूछा गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अच्छा, ये याद करना कि ओजोन लेयर जो है आपकी मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में भी थोड़ी सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद लोकल विंड नेम्स जैसे कि लू, पछुआ, चिनूक, ये ना विंड्स के नाम है जो लोकल नेम्स है, ये पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा विंड सर्कुलेशन, जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ है, अर्थ इक्वेटोरियल बेल्ट है, उसके ऊपर यहाँ बेल्ट होती है, तो ऐसे 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 आपने डायग्राम देखा होगा। ऐसे विंड का जो डायरेक्शन है ना, वो बेसिक डायरेक्शन आप देख लेना। इसमें हॉर्स ट्रेड विंड्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ लिखा हुआ है हॉर्स विंड्स लिखा हुआ है, वेस्टर्लीज लिखा हुआ है। फिर ये तो बेसिक विंड मूवमेंट्स हो गई अर्थ की मूवमेंट की वजह से। इसके अलावा कुछ आपके एटमॉस्फेरिक फीचर्स है, जैसे साइक्लोन हो गए, टॉर्नेडो हो गया, फ्लड्स हो गए, ये सब भी देख लेना कि कैसे डेवलप होते हैं, क्यों आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंडिया के, जैसे आपका JNPT पोर्ट हो गया, ये कहाँ पे है। फिर गल्फ, स्पेस, स्ट्रेट्स जो इंपॉर्टेंट इंडिया के, जैसे स्टेट में आपका आता है स्टेट ऑफ पाक स्टेट आता है, आपका पाक स्टेट आता है। और फिर आपका बे में आता है, बे ऑफ बंगाल हो गया सबसे पहले। फिर गल्फ में आ गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ खंबात हो गया। ये कहाँ का, इनकी लोकेशन देख लेना, इनकी स्टेट्स देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। देखो, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लास्ट के 4-5 दिन में आप हिस्ट्री करने तो बिल्कुल मत बैठ जाना, क्योंकि एंशियंट, मिडिवियल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। हजारों पेजेस हैं, ये कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 4 से 5 महीने तो आपको लग ही जाएंगे बेसिक 1-2 रीडिंग लेने में भी। तो इसमें हमें क्या करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कहाँ हुई, कब हुई और किसके बीच हुई, ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लो। और इसमें आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो व्हेन, वेयर एंड बिटवीन हूम, ये 3 फैक्ट्स याद कर लो। मेरे हिसाब से ये वो है जिसमें मेहनत करोगे तो टाइम कम लगेगा, और क्वेश्चन ठीक हो गया तो मतलब टाइम के वर्सेस आउटपुट ज्यादा है। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स है, बैटल ऑफ तराइन 1 और 2 दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में इन्वेजन हुई थी, महमूद गजनी ने करी थी, गौरी ने करी थी, वो कब हुई थी, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पे अटैक हुआ था, ये आप देख लेना। फिर 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, पहली बाबर और लास्ट अहमद शाह अब्दाली, ये आप देख लेना बिल्कुल ढंग से। फिर बैटल ऑफ खनवा, घाघरा, चौसा, इनका ईयर याद कर लेना, किसके बीच में हुई थी, ये देख लेना कब और कहाँ हुई थी, ये इनके नाम से पता चल रहा है आपको, खनवा, घाघरा, चौसा। फिर तलीकोता, ये आपकी विजयनगर एम्पायर की। फिर हल्दी घाटी की। फिर कार्नेटिक वॉर्स, वंदी वॉश इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, 1757 और 1764, ये वॉर्स ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि मतलब इंग्लिश अब इंडिया में एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो इनको तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मतलब एक पेज पढ़ लेना इन दोनों के बारे में। एंग्लो माइसौर वॉर्स देख लेना, मराठा वॉर्स देख लेना, एंग्लो सिख वॉर्स देख लेना। लास्ट में आपका रिवोल्यूशन ऑफ 1857, इसके बारे में मैं कहूंगा कि एक पेज पढ़ लो, बेसिक इसके पॉइंट्स, कहीं से अगर किसी से के नोट्स मिलते हैं ना तो वो उठा लो, सिनॉप्सिस पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये है जो स्ट्रेटेजी थी जो लास्ट के 5 डेज में मैं फॉलो करता हूँ। अब इसके अलावा क्या, जो लास्ट में मैंने कहा था कि जो 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, वो मैं तुक्के मारता था या गैस करता था, वो स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखो, आपने 25 क्वेश्चन जीके के अटेम्प्ट करे हैं, और आपकी अगर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये अच्छी है ना, तो आपने इसमें 75 क्वेश्चंस आए थे। 70 प्लस मैं मान रहा हूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने ठीक करे। ठीक है, और यहां पे कितने करे हैं आपने, मान लेता हूं 12 क्वेश्चन करें, 82 क्वेश्चंस तो ये हो गए। सबसे पहले कितने नंबर बने, 160 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं। अगर रॉ स्कोर आपका 160 है ना, पहली बात तो अगर आप इतनी एक्यूरेसी रखते हो तो लिस्ट 1 में तो आप आ गए। मोस्टली 90% शिफ्ट में आप लिस्ट 1 में सिर्फ इतने रॉ स्कोर से आ जाओगे।
लेकिन कुछ इजी शिफ्ट हैं जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको जैसे 170 या 165 तक क्रॉस हो रहता है लिस्ट 1 की कट ऑफ का, तो वहाँ पे आपको जीके से एडवांटेज लेनी है। 12 क्वेश्चन आपने करे हैं, उसमें भी गलती हो जाएगी, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 15 नंबर तो आ ही जाएंगे 12 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से, आपको पता है कि मतलब ये क्वेश्चन आपको आते थे इसलिए आपने अटेम्प्ट करे। उसके बाद जो ये क्वेश्चन बच गए, कितने क्वेश्चन बच गए? 13। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुक्के कैसे लगाने। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 70 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन के हमें आंसर पता है, यानी 82 क्वेश्चन के हमें आंसर पता है। अब एक पेपर सेट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन है, सबके मतलब 4 ही आंसर हो सकते हैं, ए, बी, सी या डी। अब क्या एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि कोई भी एक ऑप्शन, मान लो बी है या सी है, वो 40% क्वेश्चन का आंसर हो, यानी 40 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बी हो? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कुछ कैटेगरी है जैसे जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, शायद एक्स सर्विसमैन की है या PWD कैटेगरी है, तो इसमें अगर मान लो 40% ये है और सारा बच्चा, एक बच्चा बी ऑप्शन पकड़ के 100 के 100 क्वेश्चन कराया, तो उसके कितने नंबर आए? 80 ये आए, और उसने 60 क्वेश्चन गलत करे तो इंटू 2/4 आपकी नेगेटिव हो गई, 30 नंबर ही हो गए, 50 नंबर, यानी 30 माइनस जब कर दिए मैंने तो 50 नंबर आपके नेट नंबर वो ले आया बच्चा। अब मान लो इतना नालायक तो नहीं होगा ना कि उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। अब मान लो 20 से 30 क्वेश्चन उसे आते थे और लगभग 50 में से 40 नंबर तुक्के से आ गए, तो 70-80 नंबर बन रहे हैं उसके, वो कट ऑफ क्लियर कर गया बिना कुछ आते हुए। तो किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा क्या होगा कि लगभग 20 से 25 आपका हर ऑप्शन, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का आंसर ए होगा, इतने ही क्वेश्चन का बी होगा, इतने ही क्वेश्चन का सी होगा, इतने क्वेश्चन का डी होगा। अब मान लो आपने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उसमें से आपने देखा सिर्फ 10 क्वेश्चन ही ए ऑप्शन है, आपको पता चल गया कि बचे हुए क्वेश्चन में जो आपके 13 क्वेश्चन जीके के बचे हुए हैं उसमें आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है ना, यानी अगर आप ए टिक करोगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है बचे हुए 10 क्वेश्चन 13 में से ए ही आंसर होगा। तो आपके नेट जो पॉजिटिव नंबर है वो मान लो, चलो 10 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 7 भी है, 14, 8 नंबर आपके बढ़ गए, यानी जहां आपके 15 आ रहे थे प्लस 8 करो 23 नंबर आ गए। और यहाँ पे अगर आपके 160 बन रहे थे प्लस 8 किया, जैसे पिछले साल 167 थी शायद लिस्ट 1 की कट ऑफ, आप आ गए लिस्ट 1 में। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है जो तुक्केबाजी है ना या गैस वर्क है, इसे आप स्मार्ट वर्क बोलो, तुक्का कभी मत बोलो, ठीक है। इस स्मार्ट वर्क से प्रोबेबिलिटी अगर आपने यूज करी तो आप 160 से 167 आ गए और आप लिस्ट 3 से सीधा लिस्ट 1 में आ गए, ठीक है। और ये 7 नंबर ना आपकी लास्ट में जब जॉब मिलेगी ना तो पोस्ट भी बदल देगी आपको, मैं बताता हूँ। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है, देखो मेरे लिए काम करा है। 2020 में ये स्ट्रेटेजी बहुत मेरे को हेल्पफुल रही, 2021 में स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत हेल्पफुल रही। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकती है तो आप क्या करो, पहले मॉक दो, बचे हुए 4-5 दिन है, थोड़ा बहुत इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और 4-5-10 मॉक्स देके देखो, और जो भी क्वेश्चन आप तुक्का मार रहे हो ना उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, तो ताकि आपको लास्ट में ना ये चेक करने में आसानी हो कि देखो मैंने इतने तुक्के मारे, उसमें मेरे नेट नंबर बढ़े, यानी नेट पॉजिटिव हुआ या नेट नेगेटिव हुआ। अगर आपको दिख रहा है कि 10 में से 8 टेस्ट में आपके 5-6 नंबर बढ़ गए सिर्फ तुक्के की वजह से, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही मारोगे, ठीक है। और अगर आपकी मतलब लक बहुत ही खराब है और आपका 10 में से 10 पेपर में नेगेटिव ही हो रहा है नेट, तो मेरे कहने के बाद भी आप तुक्के नहीं मारोगे। तो जस्ट एक्सप्लोर करो, चीज़ों को ट्राई करो, क्योंकि कुछ ट्राई करने से ही आप दूसरों से एडवांटेज ले सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मेहनत के बाद थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से थोड़ी सी एडवांटेज आपको मिल सकती है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही आती है तो सबसे पहले लिंक वहीं आता है। एसएससी से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अपडेट होता है तो वो भी वहीं आता है, और मेरे पीडीएफ्स जो है वो भी आपको वहीं से डाउनलोड करने को मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।